हाय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा लेक्चरर ज्योग्राफी माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम 12th क्लास का लेसन कर रहे हैं मानव बस्तियां, चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसमें ये हमारी 4th वीडियो है, चौथी वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें मानव बस्तियों में देखिए कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव बस्ती होती क्या है। तो देखिए, मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान या आवास, 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और आवास भी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि हम आवास की बात करें तो जो आवास या जो निवास स्थान है, एक घास फूस से बनाई हुई जो झोपड़ी है वो भी हो सकती है, और बड़ी से बड़ी हवेली, बड़ा बंगला भी हो सकता है, बड़ी कोठी भी हो सकती है। एक झोपड़ी भी आवास कहलाएगी, निवास स्थान कहलाएगी, ऐसे ही हवेली भी निवास स्थान कहलाएगी। तो यदि जो बस्ती है, बस्ती जो है इन निवास स्थानों का या आवासों का जो स्थायी या संगठित समूह होता है, जिसमें रास्ते भी होते हैं, गलियां भी होती हैं, इन सभी को सम्मिलित इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से इन स्थायी निवास स्थान या आवास के समूहों को हम बस्ती कहते हैं। तो जो बस्ती जो है, एक पूर्वा, सबसे छोटा जो है पूर्वा इसका प्रकार होता है। तो पूर्वे से लेकर बड़े बड़े जो विशाल महानगर या बड़े बड़े जो मेगापोलिस सिटी होती है, जिनकी जनसंख्या करोड़ों में होती है, लाखों लोग वहाँ रहते हैं, तो जो है बस्ती एक पूर्वा भी हो सकता है और एक मेगापोलिस सिटी भी हो सकता है। तो आगे बस्तियों का स्थल और उनकी स्थिति क्या होती है। देखिए, स्थल या साइट से मतलब है कि जिस स्थान पर, जिस भूमि पर उस बस्ती को बसाया गया है या उस बस्ती का विकास हुआ है, तो उस स्थान को, चाहे वह पहाड़ी है, उस स्थान को हम उसकी साइट या उसका स्थल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्थिति। जो स्थिति जो है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, पर्यावरणीय क्षेत्र किस प्रकार है, आसपास के क्षेत्र के संदर्भ में जब हम उसका वर्णन करते हैं किसी बस्ती का, तो उसको हम उसकी स्थिति कहते हैं। कि कोई भी बस्ती जैसे किसी पहाड़ी पर भी स्थित हो सकती है, किसी नदी के किनारे भी स्थित हो सकती है। आगे हम इन बस्तियों का जो है वर्गीकरण करते हैं। यदि हम विश्व की बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो विश्व की बस्तियां जो है ग्रामीण तथा नगरीय, 2 प्रकार की बस्तियों में विभाजित होती है। तो पूरे संपूर्ण विश्व की बस्तियों जो है 2 प्रकार की होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विश्व की बस्तियों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो विश्व की बस्तियों के 2 प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं। तो ग्रामीण बस्ती या नगरीय बस्ती कौन सी कहलाएगी। तो इनका जो आकार होता है और इनका जो प्रकार्य होता है, प्रकार्य का मतलब फंक्शन या कार्य, कि उस बस्ती में किस कार्य की प्रधानता है, उस क्षेत्र में या उस बस्ती में कौन से प्रकार की क्रियाएं की जाती है, प्राथमिक क्रियाएं या द्वितीयक या तृतीयक। तो इस आधार पे ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियां, 2 प्रकार की बस्तियों में विश्व की बस्तियों को बांटा जाता है। वैसे ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों को मापने का कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, सार्वभौमिक मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यवसाय के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर विश्व की बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों या नगरीय बस्तियों में बांट सकते हैं। तो सबसे प्रमुख है व्यवसाय, कि उस बस्ती में, जिस बस्ती का हम वर्णन करना चाहते हैं कि वह ग्रामीण होगी या नगरीय होगी, तो वो प्रमुख रूप से क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। यदि किसी बस्ती में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता है तो उसको ग्रामीण बस्ती कहते हैं। यदि किसी बस्ती में द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्रियाओं की प्रधानता है तो उसे हम अधिकतर नगरीय बस्ती ही कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं जनसंख्या को भी आधार माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर भी नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों में 2 प्रकार में इसको
विभाजित किया जाता है। इसके बीच में ही हमारा एक टॉपिक और आता है, जैसे कि हम नगरीकरण की बात कर रहे हैं, उपनगरीकरण। तो उपनगरीकरण नगरीकरण की तरह ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्र के लोग, नगरीय क्षेत्र के लोग घने भीड़ भाड़ वाले प्रदूषण युक्त या उसके सेंट्रल एरिया ऑफ एनी टाउन उसको छोड़कर मध्यवर्ती भाग घने बसा हुआ जो क्षेत्र होता है, यहाँ प्रदूषण बहुत अधिक होता है, पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं होती है, भीड़ भाड़ इस क्षेत्र को छोड़कर जब लोग बाहरी क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में, हरे भरे क्षेत्र में अपने निवास स्थान बना लेते हैं, वहाँ जाकर जो है सुख से संपूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो इस क्रिया को हम उपनगरीकरण कहते हैं। तो यहाँ से लोग प्रतिदिन अपने कार्य पर जाते हैं और शाम को दोबारा से फिर इसी क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में, अच्छे सुखद वातावरण वाले क्षेत्र में लौटे जाते हैं। तो इस क्रिया को हम उपनगरीकरण कहते हैं। उसके बाद आगे हम ग्रामीण बस्तियाँ करेंगे कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, जैसे कि नगरीय बस्तियाँ हम पहले ही कर चुके हैं। तो इन ग्रामीण बस्तियों में देखिए, तो ग्रामीण बस्तियों को हम जो है प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, सहंत बस्तियां और दूसरी बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां। बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां और सहंत बस्तियां। तो सहंत बस्तियों की विशेषताएं क्या होती है? तो ये बस्तियां जो अधिक उपजाऊ जो क्षेत्र होते हैं, जो अधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर विकसित होती हैं। इनमें मकान बहुत अधिक एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, गलियाँ बहुत अधिक संकरी होती हैं। इनका प्रारंभ एक छोटे पूर्वे से होता है, जैसे कि कोई जलाशय है, चौराहा है, इसके आसपास जो है 10-15 घर बन के एक पूर्वे से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे इसका विकास हो जाता है और यह सहंत बस्ती में विकसित हो जाती है। बस्ती का आकार कितना बड़ा होगा, जनसंख्या घनत्व कितना होगा, यह सारा जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करता है और वहाँ पर जो अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। जितने प्राकृतिक संसाधन अच्छे होते हैं, उपजाऊ शक्ति मिट्टी की बहुत अधिक अच्छी होती है, तो वहाँ पर उतनी ही बड़ी सहंत बस्ती का विकास होता है। तो यदि हम इसके विश्व वितरण की बात करते हैं, तो विश्व वितरण में सबसे पहले हमारा आता है मानसून एशिया। देखिए, इसको हम जो विश्व वितरण है इसको हम मानचित्र की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये मानसून एशिया का चित्र है। तो इसमें एशिया का ये देखिए राजनीतिक मानचित्र है। तो एशिया के इस राजनीतिक मानचित्र में जैसे कि ये भारत है, यहाँ पर ये भारत का जो ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर दक्षिणी भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम है। तो भारत में ऐसे ही यदि हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड में भी जो इरावदी नदी है, वहाँ पर थाईलैंड में भी जो है सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। थाईलैंड के बाद ये चीन जो है, जैसे चीन है, ये पीले कलर में देखिए यहाँ पर ये चीन देश है। तो इनके जो मैदानी क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो भारत, चीन और थाईलैंड। उसके बाद हमारा आता है म्यांमार। ये देखिए म्यांमार देश है, यहाँ पर ये जो है म्यांमार देश है। तो म्यांमार में देखिए यहाँ पर ये इरावदी नदी है। तो इरावदी नदी के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर रेखीय बस्तियों के रूप में सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो हमारा म्यांमार के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखिए सऊदी अरब ये लिखा हुआ है, ये देखिए सऊदी अरब। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है सऊदी अरब का, यहाँ पर ये देखिए इस सागरीय क्षेत्र के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यदि हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप देखिए संसार का मानचित्र है यहाँ पर। तो यूरोप में देखिए यहाँ पर ये डैन्यूब नदी है, जो कि ये ब्लैक सी है। देखिए काले सागर में ये डैन्यूब नदी गिरती है ये, और इधर ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर में देखिए यहाँ पर ये वोल्गा नदी है। तो इसका जो मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में
जो है सहंद बस्तियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम सहंद बस्तियों का जो वितरण है उसको दिखा सकते हैं। आगे हमारी आती हैं प्रकीर्ण बस्तियाँ। तो देखिए प्रकीर्ण बस्तियाँ या बिखरी हुई बस्तियाँ। तो जो प्रकीर्ण बस्तियाँ एक या दो घर की भी हो सकती हैं, 5-7 घर की भी प्रकीर्ण बस्तियाँ हो सकती है। तो ये बस्तियाँ ऐसे क्षेत्रों में ही विकसित होती हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती हैं। तो कोई गिरजाघर है, मस्जिद है, मंदिर है, इसके आसपास ये यहाँ पर घर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 5, 7, 10 या 1-2 घर वाली प्रकीर्ण बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, किसान प्रायः खेतों में ही 2-4 घर बना लेते हैं, तो जो प्रकीर्ण बस्तियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसी बस्तियाँ कि यदि हम विश्व वितरण की बात करते हैं तो विश्व वितरण जो है ऑस्ट्रेलिया है। देखिए यहाँ पर ये संसार का मानचित्र है। संसार का जो मानचित्र में ये देखिए यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद कनाडा, ये देखिए यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो उत्तरी भाग है ये इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है सारा, तो यहाँ इन क्षेत्रों में ये हरे रंग कलर में दिखाई देते हैं मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर भी कनाडा के अंदर भी सहंद बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यूएसए, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी यूएसए, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो एशिया है, अफ्रीका है, ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का ये मानचित्र है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। एशिया मानचित्र, एशिया का ये मानचित्र हमने दिखाया है। तो अफ्रीका में और एशिया, इन महाद्वीपों में भी जो है प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। यदि हम भारत की बात करें तो ये देखिए भारत का मानचित्र है ये। तो भारत का जो ये हिमाचल राज्य है, यहाँ पर ये देखिए हिमाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद ये सिक्किम राज्य है, यहाँ पर ये देखिए पेन से दिखाया गया है ये छोटा सा, ये जो है सिक्किम राज्य है, यहाँ पर भी भारत के में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल राज्य में भी प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो लेक्चर है सहंद बस्तियाँ और प्रकीर्ण बस्तियाँ, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या विश्व वितरण है, उसके बारे में यदि आपको मेरा लेक्चर, मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे भी आने वाली जो वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।